बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम अमीन रशीद साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब। चार मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। जहांगीर तरीन के हवाले से कि क्या हुआ, कोई रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, अगर रिपोर्ट में है इल्ज़ाम साबित हुए या नहीं हुए। दूसरी स्टोरी हमारी है कि काजी फ़ायद साहब फिर ख़बरों में हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, मशीर एहतसाब, शहजाद अकबर सब चले गए एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो इनके बारे में कुछ और भी कहना है, हमारी भी सुन लीजिए। और जो अगला मौजू है वो है इमरान खान के 5 साल तुनकर हुकूमत करेगा। शेख रशीद जोश में गालिबन होश भी खो बैठे जब वो ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर रहे थे। और जो आखिरी मौजू ज़ेर बहस आएगा वो पड़ोसी ममालिक जो हैं उनको तालिबान ने कहा कि आप मदाखलत से बाज रहे। मैं शुरू करूँगा वह साहब आपसे कि ये जो जहांगीर का मसला है कि वो रिपोर्ट पेश हुई है नहीं, कुछ लोग कह रहे हो गई है, कुछ कह रहे नहीं हुई है, तो क्या है, क्या मामला सारा? पहली बात यह है कि ये जब से ये तस्करा शुरू हुआ है अली ज़फ़र की रिपोर्ट का, ख़ास तौर से जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसकी तरफ से, और अब जो राजा रियाज साहब का दावा है कि उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी गई है, मैं तो बैठा हुआ हैरान और परेशान हूँ कि ये ड्रामाबाजी क्या चल रही है कौम के साथ। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। 2-3 चीज़ें इस बारे में मुझे अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि वो सारे दूसरी पार्टियों में जो चोर और डाकू थे वो आपकी पार्टी में आए तो सारे जो हैं वो ड्राई क्लीन हो गए, धुल गए। फिर उसके बाद 50-55 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नैब के या रेफरेंसेस हैं या उनके खिलाफ केसेस हैं या उनके खिलाफ FIA कर रही है, वो भी आपकी छतरी के नीचे बैठे हुए, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ तो बिल्कुल कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके, दूसरी तरफ जो है जब पार्टी के अंदर थोड़े से इख्तलाफात हुए और एक ग्रुप सामने आया तो उसको विचंट उसकी शुरू हो गई है। प्रेशर इतना है इमरान खान साहब के पास ऊपर 2 वजह से। एक तो ये कि बजट पास होने के करीब है, बजट पेश होने वाला है, उसके बाद पास होना है उसने। किसी भी हुकूमत का बजट पास ना हो तो आपको अंदाज़ा है उस हुकूमत का क्या खिलवाड़ फिर होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर पार्टी के अंदर ये ग्रुप इसी तरह से रहता है तो उनकी हुकूमतें पंजाब में और सेंटर में वो बहुत वीक पोजीशन में है, वल्नरेबल है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अभी तो एक ग्रुप नहीं भुगता गया उनसे, अब एक दूसरा ग्रुप आ गया, छीना ग्रुप, 15 बंदे उनके साथ भी हैं। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बंदे तो हमें 13 चाहिए, राना सनाउल्लाह का बाकायदा बयान है कि 13 बंदे हो तो पंजाब की गवर्नमेंट गई उनकी। तो ये हो क्या रहा है? लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन साहब उसमें क्लीन चिट मिल गई है उनको और कह दिया गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भाई साहब फिर ये एहतसाब का नारा जो है इसको दफन कर दें, इसकी कब्र खुद जानी चाहिए। इसलिए कि जो कमीशन की रिपोर्ट थी अगर आप उसको रिकॉल करें, उसमें कैटेगोरिकली नाम थे, इल्ज़ामात नहीं थे, उसमें कैटेगोरिकली नाम थे कि इसने इतना फ़ायदा उठाया, इसको इतनी सब्सिडी मिली, इसको इतनी सब्सिडी मिली। उसके बाद उसकी 5 धुलाइयाँ होती हैं। 5 धुलाइयों के बावजूद भी जब मलबा ऊपर से नहीं उतरता है तो फिर FIA को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। मेरा कंसर्न एज ए पाकिस्तानी ये है कि खुदा के लिए हमें साफ लफ्ज़ों में बताएं किसी ने करप्शन की है नहीं की है। जिस तरह आप अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं उसी तरह अपने लोगों के बारे में भी वाज़ेह तौर पर बात करें, यानी उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें इबहाम होगा, जितनी इसमें पर्देदारी होगी, इमरान खान साहब का अपना बयानिया जिसके ऊपर सारा उनका मॉरल पोजीशन खड़ी हुई है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। मेरा एक बुनियादी सवाल इस पे उठता है कि अली ज़फ़र कौन है? क्या अली ज़फ़र की कोई आइनी हैसियत है? कोई कमेटियाँ जब हम बनाते हैं तो उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कोई हैसियत होती है? जब FIR आपने दर्ज करवा दी है, 3 FIR जारी हुई हैं जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, क्या मैं अपने घर में बैठ के अपने ही लोगों के ऊपर एक कमेटी का तयन कर दूं और वो कमेटी मुझे माफ़ कर दे, तो क्या जो FIR ने दर्ज की उसका फिर क्या होगा? क्या FIR जब दर्ज कराएगी तो उसमें बदनीति फिर साबित होगी? अगर FIR बदनीति की बुनियाद पर कराएगी तो फिर इसमें तो खुरा बहुत दूर तक जाएगा, खुरा प्राइम मिनिस्टर तक तो जाएगा ना। शहजाद अकबर साहब वहीं बैठते हैं ना, मेरा ख्याल है उनका दफ्तर वहीं पे है। खान साहब एक बात मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट फिगर जो है ना हुकूमत की तरफ वो है शहजाद अकबर, जिसकी पग उछलवानी है शहजाद अकबर को उसका मामला दे दें, केस है या नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ बना के पेश कर देना है और हर केस उनका बनाया हुआ अब तक उनके मुंह पर वापस। जब बात यह है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, एक बात पे इमरान खान ने कहा और जहांगीर तरीन का नाम तो शायद नहीं लिया उन्होंने, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन हवाला दिया कि NRO नहीं मिलेगा, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें तो की। अगर इस कमेटी की रिपोर्ट में, अभी हमें पता नहीं कमेटी की रिपोर्ट क्या, हम बात कर रहे हैं राजा रियाज का जो दावा है उसके हवाले से, अगर इस कमेटी की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया जाता है तो फिर जनाब
बहुत बड़ा सवाल है कि आपने और ये अदारे जो तफ्तीशी हैं या इंक्वायरियाँ करने वाले हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने हैं जो आपके ख़िलाफ़ है, एक बात। दूसरी बात ये जो इन्होंने बुखारी साहब ने की और मेरा दोस्त अंजुम बहुत दफ़ा कह चुका है कि इस मुकदमे से तो अगले इंतखाबात जीत गया इमरान खान, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। जो बात आज किसी और लफ्ज़ों में शेख साहब ने कही, हम बात करेंगे उस पर भी। तो अंजुम का तो मौक़िफ़ ये था कि ये तो केस इसलिए बनाया गया है साबित करने के लिए करप्ट कहीं भी वो माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर करप्ट के बारे में रिपोर्ट ही आती है उस करप्ट के बारे में, मुबैना करप्ट के बारे में, सा मसला पता क्या है, प्रॉब्लम किधर खड़ी हुई है? प्रॉब्लम इधर खड़ी हुई है जब राजा रियाज ने एक स्टेटमेंट दी और साथ उन्होंने हल्फ भी उठाने की बात की। अब जो मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा है कि मैं हल्फ तक इस बात का देना चाहता हूं कि कल शहजाद अकबर की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर साहब की अली ज़फ़र से मुलाकात हुई है, जिसमें अली ज़फ़र ने जहांगीर खान तरीन को एग्जॉनरेट कहा है और एग्जॉनरेट कर दिया है और कहा है कि इस केस का FIA और दूसरी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस केस को आप SCCP को रेफ़र कर दें। SCCP के और हमारे देखने वाले उनको पता लग बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल क्राइम बेसिक मुतालबा था जहांगीर तरीन का, और यही जहांगीर तरीन का मुतालबा था कि SCCP को रेफर कर दिया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सिविल नोयत का मुकदमा कर सकता जितने है। बिजनेस कम्युनिटी ये फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकती सिक्योरिटी कंपनीज होती है ना, प्राइवेट ठीक लिमिटेड है, कंपनी, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है, उधर शेयर होल्डिंग डिसाइड होती है और कंपनी की प्रोफाइलिंग होती है। तो ये FIA को देना गलत था। हाँ जी, वो इंक्वायरी SCCP में। लेकिन मेरा क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है, ये क्यों NRO कोई जहांगीर तरीन को NRO दिलाना चाहता है और इमरान खान अपनी हुकूमत बजाने के लिए उनको करना चाहता है? मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही, इस 22 करोड़ अवाम को क्यों पागल बनाया जा रहा है, जिसके इंतखाब को, जिसके बाजुओं पे चढ़ के आप हुकूमतें करते हैं, उनकी वेलफेयर की बात नहीं करते। ये तीन जो 40 अरकान है, इफ्तिखार साहब मेरा सवाल ये बनता है कि 40 अरकान को सिर्फ एक ही बात आती है कि जहांगीर तरीन से इंसाफ नहीं होना चाहिए, इसको अपने इलाके के मुतालबात लेके गए चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन सड़कों के, गलियों के, नौकरियों के, अपॉइंटमेंट। मुझे ये बताएं, 2 महीने पहले तक ये 40 बंदे किधर सो रहे थे? कोशिश कर रहे थे क्या उस इलाके के लोग उस वक्त कहीं और चले गए थे? 3 साल के बाद जब उनके मसले नहीं थे उस वक्त? और छीना ग्रुप भी आ गया, सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे उस वक्त? इनको ये महंगाई नजर नहीं आ रही थी उस वक्त? उनको ये नजर नहीं आ रहा था कि अगले इलेक्शन में भी इंसाफ नहीं मिलता तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, सिर्फ अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए। मदद में मैं मददगार बुला दिया आपके लिए मैंने। भाई असल मैच तो इमरान खान का है, जिंदगी मौत इमरान खान का इशू है, ये अली जफर या इनका इशू नहीं है। इमरान खान उस दिन डेड हो जाएगा जिस दिन वो जहांगीर तरीन को जायज या नाजायज तौर पर बरी कर देगा। इमरान खान के बस की बात ही नहीं है किसको बरी कर दे। इमरान खान को पे लाजमी है, उस पर जबर है कि अगर उसने सियासी तौर पर जिंदा रहना है और अगला इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना है, वोट लेने हैं, तो वो जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी FIA से भी करवाएगा, ISI से भी करवाएगा, दूसरी भी करवाएगा। नहीं, करवाना चाहिए। FIA ने तो रिकमेंड किया था कि इनको अरेस्ट किया जाए, करवानी पड़ेगी, वरना वो हीरो गिरफ्तार करके हो जाए। हीरो से आप गिरफ्तारी चाहते हैं उसकी, आप उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं? उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर कानून में उसकी गुंजाइश। अगर कानून कहां से आ गया? आप तो इतने मुजरिम है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी इसमें रखी है, तो इमरान खान ने इतना गलत फैसला कर दिया कि वो जानते नहीं था गिरफ्तार होने नहीं होना। नहीं, लेकिन अगर गिरफ्तार हो जाए, अगर गिरफ्तार हो जाए तो इमरान खान को इसका सियासी तौर पर फायदा है और इसलिए गिरफ्तार उसे होना चाहिए, इसलिए कि उस पे इल्जामात इतने सीरियस हैं, मेरिट पे अरेस्ट होना चाहिए कि चीनी जो है वो 52 रुपए से जो है वो। ये अब ख्याल आ गया 3 से, जिस तरह इसका पॉइंट है, अब ख्याल आ गया कि चीनी महंगी हो रही है। इन 3 सालों में चीनी कभी महंगी नहीं, और आपको पता नहीं था। एक सेकंड, मेरा बड़ा दोस्त बोल रहा है, इसको बोलने दिया करो, उसका तो इतराव है कि हम उसको बोलने नहीं देते। अंजुम, ये जो जहांगीर तरीन है जिसके बाद जहाज से बंदे लेके जा रहा था, तो उसको कोई और कारोबार करना, चीनी का कारोबार नहीं करता? क्या मतलब है कि कल अगर आप नहीं, मेरा सवाल है, कल अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं, सवाल, मेरा सवाल, अच्छे दोस्त करप्ट नहीं,
क्या जब ये सब जहाज वहाज जा रहे थे, बंदे उठाए जा रहे थे, उनको शामिल किया था, पता था ये आदमी कौन है, क्या कारोबार कर रहा है? लेकिन भाई ऐसी बात है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा मेरी मदद की है, अगर कल कत्ल कर देंगे तो मैं कहूंगा अच्छा, कत्ल ठीक किया आपने। कत्ल कल हुआ हैं? है, मशीनें कल लगाई है फैक्ट्रीज ने? नहीं, फैक्ट्री कल लगाई है, चीनी शुगर का कारोबार कल शुरू किया, 2 अरब रुपए का ये कल ही पता लगा, ये कल एक साल में एक दफा ही हुआ है, हाँ, इससे पीछे नहीं हुआ, आगे पीछे नहीं हुआ। अच्छा, तो यार फिर आज क्यों आपको एहसास हो गया? आज इसलिए एहसास की बात नहीं है, क्यों मैं कह रहा एहसास की बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं एहसास? ये सियासी जबर भी है और ये सियासी फैसला ही है। नहीं, और ये सियासी फैसला है। सियासी फैसला, जबर का मतलब सियासी फैसला ही है। सियासी जबर भी है और हकीकत भी है कि अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो अगर सकती। चोरी हुई है जबर और हकीकत इकट्ठा नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब, बात अगर पता एक- क्या है? एक- अगर प्राइम चोरी- मिनिस्टर एक ट्रैप में फंस गया, ट्रैप में फंस गया। अगर वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ फैसला करता है तो उसकी हुकूमत को खतरा डैम है। इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है इसमें। जहां तक बाकी गजनफर ग्रुप की बात है, ये ग्रुप गजनफर कौन और ये वो जो आपने कहा चीना ग्रुप की बात कर रहा हूं। इस तरह के ग्रुप पॉलिटिकल जमहूरियत की शान है, अपने मुतालबात उन पे भी वो पर्चा बनाना है? नहीं, उन पे भी जबर हो जाएगा ना। अगर वो हट गए और इमरान को नुकसान पहुंच गया तो फिर क्या करेगा? नहीं, वो तो इमरान को फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो तो फायदे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें फंड्स दो, हमें सहूलतें दो ताकि हम अपने 3 साल से क्यों नहीं दी? अपने इलाके में डेवलप अंजम 3 साल से क्यों नहीं दी? ओहो, बड़ा बुरा किया बुज़दार ने, लेकिन अब अगर कर दे तो क्या बुराई है? हाँ, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, खान साहब, अच्छी बात है। इमरान खान साहब का ये स्टांस था कि एमएनए एमपीएस को पैसे तरक्याती फंड के देना करप्शन और है। क्या बात कर दी? और ख्वाजा बात तो बड़ी है, बात नहीं, लेकिन इससे जावेद काम नहीं बात चलता। बहुत जबरदस्त है। नहीं, बात जावेद बात इनकी दुरुस्त है। के मुताबिक आपको पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ठीक है ख्वाजा हज़रात, बड़े आपने मजे की अगर बहस हो रही सियासत में है, जिंदा रहना बड़े है। मजे की बहस हो रही है। सियासी तौर पे जबर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और जावेद ने तो मामला ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि सियासी तौर पे ऐसे फैसले तो करने पड़ते हैं, लेकिन बुखारी साहब पास नहीं आते। बुखारी साहब उनको याद दिलाते हैं, सर आप तो इसके खिलाफ थे कि एमएनए को फंड नहीं मिलने चाहिए। नहीं, करप्शन है ये। मैं नहीं, खैर मैं कहता करप्शन है। मैं इमरान खान ने कहा था। अच्छा कहा था भाई ख्वाजा हज़रात, नहीं, मेरे पास वक्त कम है, करते हैं अपने इलाकों में, करते तो हैं, ख्वाजा हज़रात मेरे पास वक्त कम है, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन साहब। अब दूसरा जो मौजू है वो है सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर और शहजाद अकबर और वज़ीर कानून सब एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि कादी फ़ायद ईसा का जो मुकदमे है, जो फैसला हुआ है, उस पर हमें एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल इन्होंने किया है, क्यूरेटिव रिव्यू चाहते हैं। क्यूरेटिव रिव्यू, रजिस्ट्रार ने कहा इसको दुरुस्त करके लाएँ, तो रात शाम गए तक उसको दुरुस्त करके दोबारा भी जमा कराने का सोच रहे हैं, करा दी होगी। अब सवाल ये पता अंजम साहब, ये क्यूरेटिव रिव्यू क्या चीज़ होती है? देखिए, बात यह है कि 70 साल से आज तक सिर्फ पॉलिटिशियन के और आम आदमी को करप्शन के खिलाफ मुकदमा चले हैं, सजा हुई है। कभी किसी जज को आज तक सिवाय एक के ना कोई कभी सजा ही नहीं हुई, हालांकि हज़ारों मुकदमात जो हैं वो लोगों की शिकायत मौजूद हैं। ये पहला मुकदमा आया था, इसमें तवक्को ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा कि इस पे सदर ममलिकत ने इल्ज़ाम लगाया कि काजी ईसा फ़ायज़ जस्टिस साहब जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फाजिल जज, मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं, इनके असासे इनकी आमदन से ज़्यादा हैं। तो अब कोर्ट को ये हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि कोर्ट ये फैसला करेगा कि असासे आमदन से ज़्यादा नहीं है, बरी करेगा, या आमदन से ज़्यादा है तो सज़ा देगा। लेकिन फैसला इस बात पे हुआ कि इनके खिलाफ जो असासों की तहकीकात है वो दुरुस्त नहीं हुई और वो जायज़ नहीं हुई, और इस पर तो मेरिट पर तो फैसला हुआ ही नहीं। लेकिन मेरिट पर फैसला होना चाहिए। सदर ममलिकत ने अगर कोई मुकद्दस गाय नहीं है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में जजों को आप मुकद्दस गाय बनाएंगे और दूसरों को मुकद्दस बनाएंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेंगे। जजेस के अलावा दूसरे कौन कौन होते हैं भाई? सबके नाम नहीं ले सकते, आपको भी पता है, इतनी आज़ादी नहीं है। बात यह है कि इस पर जो है फैसला आना चाहिए, और सदर ममलिकत अगर दोबारा गए हैं तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जज पे इल्ज़ाम आया है तो उसका भी फैसला होना चाहिए, किसी दूसरे पे इल्ज़ाम आया तो उसका भी फैसला होना चाहिए, और ये इसके लिए ये मेरिट पे फैसला होना चाहिए कि क्या वाकई इन्होंने इनके पास करप्शन के पैसे हैं, जायज़ पैसे हैं। इसमें कोई वज़ाहत नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। ये आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनकी भी शान का तकाज़ा है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये बात वाज़ेह हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं उन्होंने करप्शन किया, जो भी आदमी एक बड़ी अंजम ने बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने एक तरीका कार तय किया। हर वो शख्स
जो आइंदा का सीजे बनना जा रहा है या बनने वाला है, उसकी सबसे पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए। उसके सारे साजात कहाँ है, ये काजी फायद ईसा तक मामला नहीं रहना चाहिए। नहीं, असूली तौर पे, असूली तौर पे बस आपके असूल खत्म हो गए, आपके असूल खत्म हो गए, आपकी बराबरी खत्म होगी, आइन में लिखा है सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, खत्म हो गया आइन। वाह वाह वाह, वेरी गुड। जिसमें मुकदमा चल रहा है नहीं, हम आप तजवीज पेश कर रहे हो, मैं तजवीज की हिमायत करता हूँ। हर वो आदमी जो सीजे बनेगा उसकी इंक्वायरी की जाए, प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कि वो हरफे आखिर हो गई, हरफे आखिर है, जिसका मुकदमा चल रहा है वो फैसला हो, बाकी भी हो कि तमाम लोग करो ना। हर वो आदमी जो सीजे बनने जा रहा है उसकी इंक्वायरी हो, खत्म। हाँ ठीक है, मैं आई सपोर्ट के तमाम को अपने एहसास से डिक्लेयर करने चाहिए। इंक्वायरी हो, एफबीआर बात ये आप कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड में यार ये एहसास बताए ना सब, एक बात मेरे ही पूछते हो। देखें बात ये आपके या अंजुम साहब के कहने से कुछ नहीं होना, आपके या अंजुम साहब के कहने से कुछ नहीं होना। जो होना है कानून और आइन के दायरे में रह कर। देखें सदर मुमलिकत ने अगर 5 एप्लीकेशनें 5 लोगों ने डिफरेंट तरीके से फाइल की हैं तो वो किसी कानून के दायरे में रह के ही कबूल होंगी। उसको कबूल मैंने या आपने या किसी और अदारे ने नहीं करना, आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे नहीं करना है। तो अंजुम साहब का जो पॉइंट है उसको मैं आगे लेके चलता हूं। बात यह है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, किसी को भी एहतसाब से मुबर्रा नहीं होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात नहीं, आप पहली बात तो ये और इससे भी बढ़ के एक लाइन में बुखारी साहब के पास गेंद है। देखें कौम जो है ना, कौम को बेवकूफ ना बनाया जाए। ये बड़े मुअज़्ज़ज़ अदारे हैं जो भी बना रहे हैं, ठीक है, कौम को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। अदारे बड़े मुकद्दस हैं, इनको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जब हम इंसाफ के हसूल की बात करते हैं तो हर केस के पीछे एक ऑब्जेक्टिव, एक इंटेंशन होती है। काजी फायज ईसा साहब को सिंगल आउट इसलिए किया गया कि उन्हें 2023 में चीफ जस्टिस बनना है, और वो इससे पहले 2 ऐसे गुनाह कर चुके हैं उन लोगों की नज़र में जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक फैज़ाबाद धरना का केस का फैसला है और दूसरा हुदैबिया पेपर्स लिमिटेड है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव आप ये देखें कि ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चीफ जस्टिस ना बने किसी तरह, पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो आपने और इन्होंने कहा कि सबका एहतसाब होना चाहिए पहले इससे कि वो जज बने, बिल्कुल ठीक है, सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा ही है। अमेरिका में आप देखें पब्लिक हेयरिंग होती है, यानी सेनेट और में जब कोई बंदा की स्लॉट पे जाता है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल, हर जज तो उनकी और हर जज की में बहुत से जजेस हैं जो भी जज बनता है। बात तो कर रहे हो, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि या तो आप क्राइटेरियन और पैमाना एक सा रखें। दूसरी बात यह है कि कानून को खिलवाड़ इसलिए ना बनाएं कि ये दोनों ही चीज़ें, जो पहले रिव्यू गया था वो भी और जो अब 5 रिव्यू की पिटीशन गई हैं वो भी, ये आइन की रूह के खिलाफ हैं। कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। पूरे कानून की हिस्ट्री उठा के आप देख लें। मुझे बात कर फैसला आपने करना है, बात पूरी करना। मैं सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं तो आपको हवाले दे रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ फैसला। सुप्रीम कोर्ट को करना है। मैं को आपकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं जजमेंट दे दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये हो। दूसरी बात ये है कि काजी फायज ईसा के बारे में जो पहला रेफरेंस आया था उसमें उनको करप्ट साबित करने की कोशिश की गई थी, हवाले दिए गए थे, सबूत दिए गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने और फिर सब्सिक्वेंटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा ये सब बेमानी है, ये सब खत्म है, ये सब क्वेश्ड है। ठीक है, कहीं से यार स्टार्ट होना था ना। पहले तो बात तो कर लेते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं मिला तो आप उसकी बेगम के पीछे चढ़ दौड़े। अब सारा केस जो है वो उनकी बेगम के एहसासों का है, जो ना ओरिजिनल पिटीशन का हिस्सा थी, ना रिव्यू का सब्जेक्ट। क्या फैसला किया था? आप इनके एहसासों को नहीं कर सकते। जावेद बात सुनो आप। फिर उसके बाद नए रेफरेंसेस की क्यों नहीं कर सकते? जावेद एक मिनट ठहरो यार, करो रेफरेंस। अगर मेरी भी बात मान लो ना, आने वाला जो भी चीफ जज है उस पर तो कर लो, अगर सारों के करने की हकीकत नहीं है। और बाकी क्यूरेटिव जो है ना, ये रिव्यू ये इंडिया में तो हुआ है, पाकिस्तान में अभी तक इस क्यूरेटिव रिव्यू की कोई मिसाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं है। मास वे तो मिसाल बननी नहीं है। सुनो तो नहीं यार, पहले एक तो आप फैसला हो जाए तो क्या बुराई है? आपकी वजह से लोगों को भी फायदा पहुंच जाएगा। जो हम ये थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, ये अपने लिए नहीं करते, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये क्या है।
क्या मुतालबा किया जा रहा है, इसका है क्या? अगर फैसला हो जाए तो क्या बुराई है यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रिव्यू के बारे में कोई भी ऐसा नहीं है। अब ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही खुद फैसला कर सकती है। हाँ। अपने सुनो, किसी दरखास्त पे नहीं, तहम्मुल दिखाइएगा, खुद कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो 10 जजेस ने किया उनमें से एक जज रिटायर हो गया है। कोई बात नहीं, अंजुम साहब मैं बात कर लूँ, फिर यहाँ आप कर लीजिएगा। सब जब करें। मैं बता रहा चाह रहा हूँ लोगों को ये है क्या, हम शोर मचा दिया हमने ये नहीं बताया कि ये क्या है, इस पर लोगों की राय क्या है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है, लेकिन जो डिसीजन आया उसमें 10 थे, एक चला गया, 9 रह गए। आप 9 में से क्या होगा, अगर वो उसी होते हैं जजेस का मतलब जजेस भी बदलने पड़ेंगे। आप 16 में से एक नई बनानी पड़ेगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अगर इसको इजाज़त दोगे इस केस में, तो पाकिस्तान के अंदर एक नई नज़ीर बनेगी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले क्यूरेटिव रिव्यू के अंदर जा सकते हैं। मेरा भी जा सकता है, आपका भी जा सकता है, सही बुखारी का भी जा सकता है। ये सिर्फ जज साहब कोई बुराई नहीं। 100% दूध का दूध ये चौंका सिर्फ फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना हाँ, है। मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट आजाद है, फैसला करे। जावेद साहब, मैंने आप ही क्या की बात को बताया? मैं सेकंड कर रहा हूं। मेरी बात को सेकंड मत करें। मैंने तो नाज़रीन दूध का दूध पानी का पानी होने दो। नाज़रीन को बताया है कि ये है फैसला क्या, हो जाए, कौन मामला करप्ट है, है कौन नहीं क्या, है। मामला है क्या, और ये भी बता दिया कि जब ये फैसला होगा, इस जजमेंट में जाएगा, तो फिर माय डियर दो फ्रेंड्स, बाकी जो ऐसे मुकदमात हैं उनमें भी नवाज शरीफ बहुत सारे, मैं नाम सबका हो- सबके साथ एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्या बुराई है? हदेबिया भी खुलेगा। आप डरे हुए क्यों है कि भी अगर करप्ट साबित होता है हो जाए, बरी होता है बरी हो जाए। जब साहब अगर ये मामला है जिस तरह ये क्यूरेटिव रिव्यू की बात हो रही है, ग़ालिबन 2 केसेज है जजेस पेंशन केस में इस किस्म का अख्तियार इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब सवाल है कि अगर इसकी इजाज़त मिलेगी तो जैसा बुखारी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुंचेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब देखा जाए कि क्या होना क्या चाहिए, क्योंकि फुल बेंच सुनता है, क्या 16 जजेस सुनेंगे, 10 सुनेंगे, ये वक्त जैसा जैसा आगे जाएगा और पटिशन की जो शक्ल होगी 70 सफ़ात पे मुश्तमिल पटिशन है। वाक़ मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब हमारा तीसरा मौजू, और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मुझे कि ये बात मैं करूं, क्या एक वफाकी वज़ीर को ये ज़ेब देता है कि अगर उससे सवाल किया जाए तो वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेगा? क्या वो आदमी अपने होशो हवास खो बैठे? वो एक वफाकी वज़ीर है, लोग उसको सुनते हैं। नौजवान नस्ल में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ये रोल मॉडल हैं। क्या रोल मॉडल ऐसा होता है कि जिसकी ज़बान ऐसी है? और एक दफ़ा नहीं कहा, 3 दफ़ा ये फिक्र उन्होंने बोला, ये लफ्ज़ 3 दफ़ा उन्होंने बोला। मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप 200 साल हुकूमत करें, आप करें जी, आपको किसने रोका है? अगर इस कौम ने यही फैसला किया कि आप जैसे लोग इस मुल्क के हुक्मरान होंगे और हुक्मरान तबकात में शामिल होंगे, तो आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप सिंध में गए, जिस मकसद के लिए गए वो लोगों को उसका इल्म है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है बज़ाहिर जितना आप समझते हैं। यकदम असद का जाना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, गवर्नर का आके प्राइम मिनिस्टर से मिलना, फिर प्राइम मिनिस्टर का आपको भेजना, ये इतना छोटी बात नहीं है। वहाँ पे जो इशू आ रहा है पानी के हवाले से सिंध की पार्लियामेंट के अंदर, हमें भी वो भी पता है, हमने वो भी देखा है। और जो वहाँ के कच्चे के अंदर डाकुओं के साथ एक चपड़िश हुई और जिसमें शहीद हुए हैं पुलिस वाले, वो भी हमें इल्म है। क्या उसकी बुनियाद बना के आप वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं? जिस तरह कल बुखारी साहब ने कहा, ये आपका 4था या 5वां हमला है। क्यों आप इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो गए हैं? क्यों आप इस मुल्क के अंदर असम्बलियों को जलील खार करना चाहते हैं? क्या ख्याल है आपका? ये लफ्ज़ मुनासिब है? नहीं, पहली बात है, इसके ऊपर मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी इसको जस्टिफाई कर सकता है कि बहुत अच्छी ज़बान या अच्छा लफ्ज़ है। असल में बात यह है कि शेख रशीद साहब का कराची जाना जो है उन्हीं कोशिशों की एक्सटेंशन है जो हम पहले यहाँ जिक्र करते रहे हैं कि 4-5 मरतबा मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ जवाज़ बना के सिंध की हुकूमत पर कब्ज़ा करने की कोशिश जो है ये PTI का यूँ लगता है जैसे मंशूर का हिस्सा है। और इसका नुकसान उन्हें यह हुआ है कि अब पीपल्स पार्टी वापस देख रही है PDM की तरफ। ये इस रवैये का, इस एटीट्यूड का नेटशल रिज़ल्ट है। मेरी बात को कहीं संभाल के रख लीजिएगा, जो मैंने कही है ये साबित हो जाएगी एक दिन। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती स्पोक्समैन हैं, मैं आपको एक और रिकॉल कराऊँ, अगर आपको याद हो, जो शहबाज गिल साहब ने जब उनके ऊपर अंडा फेंका गया था तो जो ज़बान इस्तेमाल की थी एक ख़ातून के बारे में, आपको अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। मैं तो जवाइयाँ ने तुन के रख देंगे, ये ज़बान उन्हीं की है, ये लहजा उन्हीं का है।
तो एक तो ये कि शेख रशीद साहब मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, अपनी मोर लॉयल देन द किंग बनने के चक्कर में आप इखलाकियात को अपने से जुदा ना करें। सिंध में हॉस्टिलिटी है, सिंध में हॉस्टिलिटी सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, बहुत सी और चीज़ों के ख़िलाफ़ भी है। उस हॉस्टिलिटी को अगर आप तुनेंगे तो ये अवाम जो है, असल तुनते तो वो हैं, जब भी वोट देते हैं वो उसके फैसले में नतीजा होता है ये कि हुकूमतें बनती हैं। बस आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, वो ये कि ये शेख रशीद साहब को और जो बाकी हुकूमत के तबलची हैं उनको चाहिए ज़बान ठीक रखें, कहें आप जो मर्जी, आपको राइट हासिल है। बात यह है कि उन्होंने फरते जज्बात में ये बात कर दी। वैसे भी शेख चार दफा repeat शेख किया उन्होंने। रशीद साहब को वैसे ही अंतर बंतर तली तलंतर टाइप आवाज़ें कसने का, शोशे छोड़ने का, मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने की पुरानी आदत है। असल मसले की तरफ आते हैं। असल मसला ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट को उस वक़्त एहसास हुआ जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने तई अपने जोरे बाजू पे जो कच्छ का ऑपरेशन शुरू किया और उसमें सक्सेस हासिल करना शुरू की, तो उस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट को एहसास हुआ और फेडरल गवर्नमेंट ने पहले तो गवर्नर साहब को बुलाया, असद उमर को बुलाया, उसके बाद इसको शेख रशीद साहब को भेजा, जाके आप जो तमाम जो अलाइड एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर बात करें। जहाँ तक बात है ना, मेरा ख्याल है कि सिंध के मामला सिर्फ दो चीज़ों के चल रहे हैं इस टाइम। एक, फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि वो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करे, और सेकेंडली पूरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडरमाइन करे, जबकि सूबा चाहता है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिक इशू है जिस इशू के ऊपर शेख रशीद साहब आए हैं। शेख रशीद ने तो अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कह दिया कि हमारा हुकूमत से कोई, हम हुकूमत के साथ मिल के करना चाहते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर को मिलूंगा और चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बातचीत करूंगा। मेरी उधर एक बड़े अहम बंदे से बात हुई है, उधर भी यही दो एजेंडा पॉइंट हैं कि कच्छ के ऑपरेशन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए ओवरऑल सिंध की, और पर्टिकुलरली कराची की, जो मैंने कल भी बात की थी कि कराची में पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, उसका बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए ये सारी बातचीत हो रही है और इसमें मेरा ख्याल नहीं है इससे ज़्यादा को बात करने की इजाज़त है। इशू ये है कि कराची के अवाम का दबाव है इमरान खान पर कि वो सिंध हुकूमत पर तनकीद करें, और उसकी वजह यह है कि कराची में ना पीने का पानी है, और बारिश आ जाए तो कराची डूब जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोज़ उन्हें ख्वार होना पड़ता है। कराची के साथ इतनी ज़्यादती है, इतना जुल्म है कि असल बात यह है कि अगर कराची के अवाम का जो दबाव है उसका हल ये नहीं है कि आप जारहाना रवैया अख्तियार करें या आप कोशिश करें गवर्नर राज लगा दें। आइन में गवर्नर राज की या सूबाई हुकूमत ख़त्म करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने ऐसी बारीक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है कि सिंध हुकूमत का फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की भी और इमरान खान की भी कि वो कराची के मसाइल हल करें। कराची में पानी को लोग तरस गए हैं यार, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पानी के बगैर ज़िंदगी जितनी मुश्किल है। आप लाहौर में बैठे हुए मौज कर रहे हैं, आपको तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रांसपोर्ट के बगैर धक्के खाना 4 घंटे दफ्तर आने को और 4 घंटे दफ्तर जाने को लगेंगे, 16-16 घंटे वो सड़कों पर ख्वार होते हैं, और वहाँ पर बारिश आ जाए तो वो डूब जाते हैं और कचरे से नाक तक आए हुए हैं। उसका हल पीपल्स पार्टी अगर ले गई, पीपल्स पार्टी ने अगर मसला हल किया तो अगला इलेक्शन कराची में जीत जाएगी, और अगर इमरान खान ने कर दिया तो इमरान खान जीत जाएगा। ये बाकी जो गुफ्तगू है इसका कोई फायदा नहीं है। असल मसला है कि कराची का मसला हल करो। बहुत ज्यादती हो गई है, बहुत ज्यादती हो गई है। काजल वही जाना है, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। फ़ाज़िलात, वेलकम बैक। और प्रोग्राम का आखिरी मौजू अफ़गानिस्तान में तालिबान के हवाले से है। अब बात ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अड्डे दे रहा है अमेरिका को, हुकूमत कह रही है हम अड्डे नहीं दे रहे, हम सोच भी नहीं रहे। अब देखते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, सहूलतें देंगे। अब मैं समझने से कासर हूँ कि अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क है। बुखारी साहब, मुझे आप समझाएंगे ये अड्डे देने और सहूलतें देने में क्या फ़र्क होता है?
बहुत अहम मौजू है, बहुत ही तवज्जो तलब मौजू है। हमने प्रॉक्सी वार लड़के अमेरिका की, अमेरिका से क्या कमाया है और हमने अपना कितना नुकसान किया है, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अब एजुकेट करने की ज़रूरत है। चाहे वो 70,000 हमारे लोगों की जानें गई, शहीद हुए वो इसी वॉर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में। हमारी ईरान से ताल्लुकात ख़राब हुए, हमारी तालिबान से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हमने इस प्रॉक्सी वार के बदले में बहुत कुछ नुकसान जो है वो उठाया है। और अब जो होने जा रहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें तो यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन उसको यहाँ फैसिलिटेशन चाहिए, जिसकी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इशारा किया और हवाला दिया 2001 के उस एग्रीमेंट का। वो एग्रीमेंट अपनी जगह, लेकिन उस एग्रीमेंट की और भी तो बहुत सारी शिकें थी ना, जिसका अमेरिका को एहतराम करना चाहिए था, वो किया उन्होंने। हमें प्रॉक्सी वार लड़ने का ये फ़ायदा मिला कि तवील तरीन सेंक्शन रजीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने लगाई, पूरी दुनिया से हमें आइसोलेट किया उन्होंने। तो 2001 के मुआहदे में जितनी शिकें थी, बाकी उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। ये हम डिनाई कर रहे हैं कि हम उनको अड्डे नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गई ये बात, फॉरेन ऑफिस की माननी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारे 2 हवाई अड्डे जो हैं वो शामिल होंगे उस फैसिलिटेशन में जो हमने उनके लिए करनी है, तो बात तो एक ही है। आप ये देखें कि इसके बाद तालिबान की तरफ से बाकायदा थ्रेट आने शुरू हो गए हैं। मैं और जावेद, आप भी थे मौजूद, हम बात कर रहे थे आपस में कि उस तरफ से धमकी आ गई है कि गौर करे पाकिस्तान, इससे पहले कि सूरत हाल जो है वो तकलीफ दे हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस प्रॉक्सी वार का ना माजी में कोई फ़ायदा हुआ है, ना हमें आने वाले वक्त में कोई फ़ायदा होने जा रहा है। अमेरिका अपने मुफाद से ऊपर उठ के देखने के लिए ना कभी माजी में तैयार हुआ है, ना वो अब तैयार होगा। हमें अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बुखारी साहब। बात यह है कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसने आते ही डेट दे दी कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। उसके बाद ये तमाम एक्टिविटीज़ अनफोल्ड होना शुरू हो गई। उसका पहला यह हुआ कि विद इन अफ़गानिस्तान लड़ाई शुरू हो गई, और जो उनका आज की तारीख तक जो एक सूबा है लुगमान, उसके इर्द गिर्द तालिबान ने सराउंड कर लिया है, चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया है, और इवन जो अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ है वो उस सूबे में आके बैठ के उस ऑपरेशन को अब लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये बन गया कि अगर हम अफ़गानिस्तान छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाएं, और जाने के लिए उधर जो सेनेट में उन्होंने ब्रीफिंग ली और उधर जो बातचीत हुई, तो वो पाकिस्तान को तो इस रीजन में कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, तो वो जिसका बुखारी साहब हवाला दे रहे थे 2000 वाला एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था, एयर ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, उसके तहत वो फैसिलिटेशन ऑलरेडी चल रही थी, एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो इससे आगे की बात कर रहे थे, जिस पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियरली डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना पाकिस्तान ऐसी चीज़ करेगा। इससे भी अहम चीज़ ये है कि देखें, जिसका आपने माजी का हवाला दिया, उससे बढ़ के देखें पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे तमाम अदारों को ये सोचना चाहिए कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ है, और पाकिस्तानी कौम अब मुतहम्मल नहीं हो सकती एक और जंग लड़ने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की लड़ाई अफ़गानिस्तान के लोगों को देखना चाहिए अपने अमन के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वोट करेंगे, हाँ, हम ना अपनी जगह किसी को इजाज़त देंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, और ना ही हम किसी मुल्क के बंदों को अपने पास रखने चाहिए। हमें अपने हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी यही और हमें अपने मुल्क की सेफ्टी और इसके अमनो अमान की खुद हिफाजत करनी है, और कोई बाहर से आके हमें ना सेफ कर सकता है और ना कोई हमें थ्रेट कर सकता है। देखिए भाई, बात यह है कि अमेरिका का ये मसला नहीं है कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या होता है। अफ़गानिस्तान में सिविल वार होती है, आग लगती है, या औरतों को कोड़े पड़ते हैं, या जमहूरियत बर्बाद होती है, ह्यूमन राइट रहते हैं नहीं रहते हैं। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अलकायदा और दाश ना पनपने पाए, ताकि अफ़गानिस्तान से बाहर निकल के वो अमेरिका और उसके तादियों को थ्रेट न करे। हमारा इशू भी ये है कि जो भी हो, हमें भी चाहिए कि अंदर जो भी हो हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये इशू तो अमेरिका उधर रुक जाए, एक दूसरे को नहीं रुक रहा, मेरी मर्जी से तो पाकिस्तान हुकूमत तो यही चाहती है। अच्छा, फिर रुक जाए उधर। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम इसमें जो मुश्किल आने वाली है सितंबर में, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अमेरिका का अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब अफ़गानिस्तान के अंदर
अंदर जो तालिबान है उनसे भी हमें वादा लेना चाहिए कि वो पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत नहीं करेंगे और वहाँ की सिविल वॉर और वहाँ की जो खूनरेजी है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आइंदा एक प्रॉब्लम बनेगा, सस्टेन नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं, जब पूरी कर कौम साथ हो, पार्लियामेंट पीछे हो, तो हर किस्म का प्रेशर सस्टेन किया जा सकता है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल हमने बंद नहीं किया था। सर भाई बात यह है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका और उसके तहदियों पे मबनी है। फिर अमेरिका एक ताकत है, हम कितना लड़ेंगे कितना, हमें तैयारी करनी चाहिए। हम गैर जानिबदार नहीं, लेकिन मुसीबतें हमारे लिए हम अगर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। तैयारी करनी चाहिए कि हर जगह बिट्रे किया से बाहर रहे। नहीं, वो अपने कौमी मफाद के लिए खड़े होते हैं, हमें अपने कौमी मफाद को देखना चाहिए। हमें ये जज्बाती गुफ्तगू से बाहर आना चाहिए और इससे निकलना चाहिए। वो जो मर्जी करें, अफगानिस्तान के अंदर रहें, पाकिस्तान को मुतासर न करें, और अमेरिका जो है वो हमसे मुतालबा ना करे, और अमेरिका का दबाव कैसे बर्दाश्त करना, इसको मैं फाइल करना चाहिए। वरना अगर दबाव आया तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि अमेरिका से जान छुड़ा लेनी चाहिए तो ये हमारे मुफाद में नहीं है। हम जिंदा नहीं रह सकते ना। हम फिर मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि अमेरिका को मैं ये हक देने को तैयार नहीं कि ये कल बात मेरे पर इल्ज़ाम आए कि जनाब वाला हमारी हदूद को इस्तेमाल करके हमने उनको फैसिलिटेट किया। चले, मैं हदूद वदूद के टेक्निकल बहस में नहीं जाता, क्योंकि आप टेक्निकल बहसों के खिलाफ हैं। जंग लड़ते रहे भाई। सवाल है, फैसिलिटेटर हमें नहीं बनना चाहिए, जंग लड़ते किसी तौर पर भी फैसिलिटेटर नहीं बनना चाहिए। एक्सपीरियंस। और जैसा कि बुखारी साहब कह रहे हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, जैसा कि अगर आवाम से, आम आदमी से बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, कराची में जाओ, पंजाब में जो लोग कहते हैं हमें किसी तौर पर भी अमेरिका की इस खेल में उसके साथ फरीक नहीं बनना चाहिए। ख्वाजात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।